नमस्कार, वेलकम टू करियर पाथ। आपके सामने है जीके का महा मैराथन सीरीज फटाफट जीके, जिसे हम बोल सकते हैं एमसीक्यू, यानी जो भी टॉपिक्स हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कर रहे हैं साथ साथ जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे और तेजी से आपके चैप्टर्स कवर हो जाएं। टाइम कम है आपके पास, इस वजह से फटाफट महा मैराथन जीके एमसीक्यू बहुत से टॉपिक्स के लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। और आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन वाज। तो नादिर शाह आपको ऑलरेडी पता ही है, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत का प्रमुख शासक था, मुगल शासक था। और इसका टाइम पीरियड है 1719 टू 1748 तक का टाइम पीरियड है मोहम्मद शाह रंगीला का। और इसी के टाइम में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ करनाल। करनाल का प्रमुख युद्ध हुआ था 1739 में। और नादिर शाह ने उसके बाद में 2 महीने तक, टोटल 57 डेज तक दिल्ली नगर को लूटा, लाखों करोड़ों रुपए अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन, सोने का बना हुआ सिंहासन, कोहिनूर का हीरा, 500 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के कारीगर जो है अपने साथ ले गया था नादिर शाह, तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, या जिसे हम बोल सकते हैं बहादुर शाह सेकंड, जिसका नाम था, क्योंकि बहादुर शाह के नाम से 1707 से 1712 तक पहले एक मुगल शासक हो चुका था, इस वजह से इसे कहा जाता है बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, जिसका टाइम पीरियड था 1837 टू 1857 तक का इसका टाइम पीरियड था मुगल शासक के तौर पर। और 1857 की क्रांति में इसकी भूमिका होने की वजह से इसने पूरे भारत में 1857 की क्रांति को नेतृत्व दिया था। नाम था इसका लीडर के तौर पर। और जब 1858 में इसे लाल किले से बंदी बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसे निर्वासित कर दिया गया म्यांमार, जिसे उस समय बर्मा कहा जाता था, उसकी राजधानी रंगून में इसको निर्वासित कर दिया गया। और वहीं 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान में इसका जो मकबरा है वो रंगून में है, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण कहाँ करवाया था? वेयर डिड महाराजा जयसिंह सेकंड बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी? तो महाराजा जयसिंह जो आमेर के शासक थे, जिसे इन्होंने उसके पास में ही एक नगर की स्थापना की थी, जयपुर नगर जो वर्तमान है, उसके निर्माता जो है महाराजा जयसिंह थे, जिसे हम सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जानते हैं। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, इन चारों जगह पर एक जंतर मंतर के नाम से ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की थी। इसके अलावा मथुरा जो नगर है, यहाँ पर भी इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की थी। इन चारों के अलावा आपको मथुरा भी ध्यान रखना होगा। इससे आगे है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में किसने शासन को संभाला था? औरंगजेब का जो सबसे बड़ा पुत्र था अकबर शाह, जिसे हम अकबर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, वो इसी के शासनकाल में मर चुका था। 1703 में उसकी मृत्यु हो गई थी मध्य एशिया में रहते हुए। और उसकी मृत्यु के बाद में जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम, वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से 1707 में गद्दी पर बैठा था। इसका मूल नाम था मुअज्जम और बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह के नाम से पहला मुगल शासक था। इसके बाद में भी एक बहादुर शाह के नाम से शासक हुआ, इस वजह से इसको हम बोलते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। 1707 से 1712 तक का इसका शासनकाल है। बंदा बहादुर के साथ पंजाब में युद्ध करते हुए 1712 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहे बेखबर के नाम से इसको जाना जाता है। इन whose region was a group of ऑनचस एंड वुमन डोमिनेंट, किसके शासनकाल में किन्नरों और महिलाओं का एक समूह प्रमुख था?
तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में किन्नरों और महिलाओं का ग्रुप जो है काफी एक्टिव था मुगल दरबार में। इस वजह से इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला नाम दिया है, इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। इससे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत पर ब्रिटिश विजय। सेकंड है नादिर शाह द्वारा विदेशी आक्रमण। थर्ड स्टेटमेंट है आपके सामने मराठों का विकास, ग्रोथ ऑफ मराठा। इनमें से आपको देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है और रीजन क्या है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। यानी उपरोक्त में से ऐसे कथन आपने चुनने हैं तीनों में से जो कथन जो है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक कारण माना जाएगा। तो भारत में ब्रिटिश विजय जो थी वो महत्वपूर्ण कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि 1803 में दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और शाह आलम सेकंड के टाइम में 1765 में 1765 में मुगल जो है अंग्रेजों से पेंशन लेने की शुरुआत कर देते हैं और बहादुर शाह सेकंड के टाइम में उसे पराजित करके उसको बर्मा निर्वासित करके जो है संपूर्ण भारत पर जो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता। तो एक महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश विजय जो है मुगलों के पतन का। इसके अलावा नादिर शाह के द्वारा जो विदेशी आक्रमण हुआ था जिसके अंतर्गत 1739 में जो है 2 महीने तक दिल्ली नगर को लूटा गया था, इससे भारत में मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति उजागर हो गई थी और उसी का परिणाम था कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद में लगातार अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भारत में होते चले जाते हैं और इसके अलावा उत्तर भारत में लगातार मराठों के आक्रमण होते हैं। तो नादिर शाह का आक्रमण भी एक कारण माना जाता है मुगलों के पतन का। और मराठों का विकास, ग्रोथ ऑफ मराठा, क्योंकि लगातार जो है 1750 से आगे तक जो है मराठे दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और 1761 का पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड जो था, जिसमें मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ और उसमें मराठे पराजित हो जाते हैं, जिससे ये बात साफ हो गई कि कम से कम मराठे मुगलों के बाद में जो है उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे और आने वाले टाइम में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो ये तीनों कारण सही है मुगलों के पतन के। इस वजह से हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। इस सीरीज में जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी का संबंध है, फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, और इसका संबंध किस कला शैली से है? क्या वो बूंदी चित्रकला शैली से है, क्या वो जयपुर चित्रकला शैली से है, या फिर कांगड़ा चित्रकला शैली से है, और या फिर किशनगढ़ चित्रकला शैली से है? बनी ठनी का संबंध 1658 में शाहजहां को गद्दी से उतारकर औरंगजेब मुगल शासक बना था और औरंगजेब को एक कट्टर मुगल शासक के तौर पर देखते हैं हम। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आधार पर प्रतिबंध लगाया औरंगजेब ने कि चित्रकला जो है इस्लाम के खिलाफ है, और उस आधार पर हम देखते हैं कि औरंगजेब से पहले अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये प्रमुख जो मुगल शासक थे, उन शासकों के दरबार में बहुत से चित्रकार रहते थे। ईरान के चित्रकार और भारतीय चित्रकार बहुत से रहते थे, लेकिन औरंगजेब ने चित्रकला पर जो प्रतिबंध लगा दिया, इस वजह से बहुत से चित्रकार भारत के मुगल दरबार को छोड़कर जो है क्षेत्रीय क्षेत्रों में चले गए, और क्षेत्रीय हिस्सों में जाने की वजह से क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। उसी का परिणाम था बूंदी चित्रकला का विकास, उसी का परिणाम था राजस्थानी चित्रकला का विकास, किशनगढ़, गढ़वाली शैली, मधुबनी शैली, बहुत सी क्षेत्रीय चित्रकला का विकास। इसका प्रमुख कारण जो था वो औरंगजेब के प्रतिबंध लगाने की वजह से था। और हम ये देखते हैं कि बनी ठनी जो है वो बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित है, बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांदार शाह का शासनकाल समय से पहले कैसे समाप्त हो गया? जहांदार शाह 1712 में गद्दी पर बैठा था और 1713 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका मुख्य कारण था
फर्स्ट ऑप्शन है उसे उसके वजीर ने गद्दी से उतार दिया था। सेकंड ऑप्शन है सीढ़ियों से नीचे उतरते समय गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। थर्ड ऑप्शन में अपने भतीजे से हार गया था। फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक शराब पीने के कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, वह अपने भतीजे से पराजित हो गया, उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 में सैयद ब्रदर्स के सहयोग से जहादार शाह को पराजित करने में और उसकी हत्या करने में सफल रहा और 1713 से 1719 तक का जो शासनकाल है वो शासनकाल है फर्रुखसियर का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से पुकारा जाता है। अभी हमने क्वेश्चन पीछे किया था, मोहम्मद शाह रंगीला इसके टाइम में हिजड़ों और महिलाओं का बोलबाला बहुत ज्यादा था। मुगल दरबार में अश्लील किस्म का शासक था ये, इस वजह से इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन अवध का पहला नवाब था? तो अवध का पहला नवाब सादत खान था, क्योंकि 1722 में मुगलों से अलग करके इसने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की और इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है बुरहान उल मुल्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1722 में इसने अवध राज्य की स्थापना की और 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो मुगल शासक मोहम्मद शाह के फेवर में इसने नादिर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। पराजित होने के पश्चात नादिर शाह को गलत नसीहत देने की वजह से आखिरकार जो है इसने आत्महत्या कर ली थी 1739 में। महाराजा सवाई जयसिंह ने, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण कहाँ नहीं करवाया था? तो अभी हम देख चुके हैं उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और जयपुर, ये 5 नगर जहां पर वेधशाला यानी जंतर मंत्र की स्थापना जयसिंह सेकंड ने की थी। लेकिन इलाहाबाद में जो है जयसिंह सेकंड ने जंतर मंत्र के नाम से ऑब्जर्वेटरी की, वेधशाला की स्थापना नहीं की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है इनमें से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में ब्रिटिश कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? Who among the following Mughal emperor granted the Britishers to facility of tax free trade in Bengal? बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड की फैसिलिटी फर्रुखसियर मुगल शासक ने अंग्रेजों को प्रदान की थी। हमने किया है क्लास में कि 1717 में 1717 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल फर्रुखसियर के दरबार में आया था जॉन सुरमन के नेतृत्व में, और उस प्रतिनिधि मंडल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन। उसने एक विशेष प्रकार की बीमारी थी फर्रुखसियर को और उसका इलाज किया था और उससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। इसलिए आपको आंसर करना होगा फर्रुखसियर। Which of the following Mughal emperor? Next question है आपके सामने, which of the following Mughal emperor was prevented by the वजीर गाजियुद्दीन from entering Delhi? इनमें से किस मुगल सम्राट को वजीर गाजियुद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने से रोका था? तो वजीर गाजियुद्दीन फेमस है और शाह आलम सेकंड ने 1759 में आलमगीर सेकंड मुगल शासक की हत्या के बाद में अपने आप को बिहार में मुगल शासक घोषित कर दिया। लेकिन 1759 में जब वो मुगल शासक बन गया उसके बावजूद दिल्ली प्रवेश करने में डरता रहा, क्योंकि वजीर गाजियुद्दीन से इसको मृत्यु का डर था। और 1772 में 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से दिल्ली आने में सफल रहा और बाद में इसके वजीर के द्वारा इसे अंधा कर दिया जाता है और अंधा मुगल शासक शाह आलम सेकंड 1806 तक गद्दी पर रहता है। तो गाजियुद्दीन के लिए प्रवेश करने से रोका था शाह आलम सेकंड। Who among the following was the founder of the independent हैदराबाद स्टेट? इनमें से कौन स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकलिच खां के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मुगल शासक मोहम्मद शाह के टाइम में की थी। 1724 आपको ध्यान रखना होगा, 1724
1724 ईस्वी में मुगल दरबार में वजीर था चिनकलिच खां, और चिनकलिच खां मुगल दरबार के षड्यंत्रों से परेशान होकर मुगल दरबार को छोड़कर दक्षिण भारत चला गया और वहां जाकर उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगलों से अलग करके एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की 1724 में चिनकलिच खां ने। इसी को हम निजाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं, और या फिर इसी को हम आसफ जहां के नाम से जानते हैं। चिनकलिच खां को 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना इसने की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वाज द लास्ट पर्सन टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस के नाम से भी इसको जानते हैं। सोने का बना हुआ, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ प्रमुख सिंहासन जिसे हम बोलते हैं तख्ते ताउस, जिसका निर्माण शाहजहां के टाइम में हुआ था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में रखा गया था। और नादिर शाह ने जब 1739 में भारत पर आक्रमण किया, उस समय ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर के हीरो को अपने साथ ले गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और इसी के टाइम में वो अपने साथ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को ले गया। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति ने अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह थे और उनके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह थे। 1837 से 1857 तक का इसका शासनकाल है और इसके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड इसका नाम था। 1806 से 1837 तक का शासनकाल है अकबर शाह सेकंड का, और बहादुर शाह का शासनकाल हमने देखा है 1837 से 1857 तक का शासनकाल था बहादुर शाह सेकंड का। तो इसलिए आंसर हो जाएगा अकबर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट इन दिल्ली द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड जंतर मंतर? तो इनमें से किसने दिल्ली में जंतर मंतर नामक एक खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया था? तो एक खगोलीय वेधशाला का निर्माण हमने अभी किया था पीछे क्वेश्चन, उसी को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया और वो है जय सिंह सेकंड, सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। इससे आगे है, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल सेटअप बाय द पुर्तगीज वाज? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित बंगाल के निम्नलिखित कारखानों में से एक था। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित की थी, लेकिन इसमें पूछा है बंगाल में इनमें से कौन सा एक प्रमुख इसके द्वारा स्थापित फैक्ट्री थी? वो थी हुगली। हुगली जो है बंगाल में एक फेमस पोर्ट सिटी, एक फेमस पोर्ट सिटी थी हुगली, एक बंदरगाह नगर था हुगली। और आने वाले टाइम में जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं, ब्रिटिश या फ्रेंच या डेन या डच, उन सभी ने इसका फायदा उठाया है। और पुर्तगालियों के द्वारा जो हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, इससे बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ आकर जो है व्यापार करना काफी आसान हो गया था। बंगाल से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इसी बंदरगाह के माध्यम से जो है ट्रांसफर किया जाता था और पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो लिस्ट दी गई आपके सामने, एक लिस्ट है यूरोपियन कंपनीज के नाम की और दूसरी लिस्ट है एस्टेब्लिश होने की, यानी उनकी स्थापना भारत में कब हुई। तो सबसे पहले आपके सामने पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन कंपनीज में सबसे पहले भारत में आई थी, इस वजह से आंसर होगा इसका 1498 वास्को डी गामा भारत में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में इसकी स्थापना हुई थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। तो ये आपने मैच किया और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ पर ढूंढने हैं।
तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले नंबर पर है, फर्स्ट का हो जाएगा बी, तो फर्स्ट का आपके सामने ये बी है और फर्स्ट का यहाँ पर आपके सामने बी है। और सेकंड जो है आपके सामने डच ईस्ट इंडिया कंपनी है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी सेकंड का हो जाएगा सी, तो सेकंड का हो गया ये सी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप और भी मैच कर लीजिए आगे। हमने किया है थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट ए, थर्ड का हो गया ए, और फोर्थ जो है इसका हो जाएगा डी, फोर्थ का डी, और फिफ्थ जो है इसका हो जाएगा ई। तो आंसर जो है आपका फर्स्ट हो गया। तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, और इसके अलावा जो है आपका डेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डेनमार्क वाली 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में सबसे लास्ट में आप करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके सामने, विच ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया बाय औरंगजेब। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? फर्स्ट एंग्लो मुगल वॉर जो है 1684 से 1690 के बीच में मानी जाती है औरंगजेब के टाइम में। उस टाइम औरंगजेब जो है दक्षिण भारत में था, लेकिन मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था दोनों के बीच में कि बंगाल वाले हिस्सों में मुगलों ने 2.5 से 3.5% जो है टैक्स कर दिया था, जिसे देने से इनकार कर दिया था अंग्रेजों ने। और मामला जब आपस में इतना बढ़ गया, फाइट इनके बीच में आपस में इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश शासक ने बहुत से युद्धपोत जो है वो भेज दिए थे बंगाली खाड़ी अरब सागर के तरफ, और मुगलों ने भारत में जितनी भी फैक्ट्री थी अंग्रेजों की उन सभी पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से बाद में 1689 के बीच में इनके बीच में आपस में संधि हो गई, और उस संधि के अंतर्गत जो है शर्त रखी गई थी कि सब स्थिति जो पहले थी वो एज इट इज कर दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर जाना होगा, तभी पुरानी वाली बात इंप्लीमेंट हो पाएगी। और सर जॉन चाइल्ड भारत से जाते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और हम ये बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रांस के शासक लुई 14वें के टाइम में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और उसी के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा, बपिस्ट कोलबर्ट के द्वारा जो है इसकी स्थापना 1664 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, द फ्रेंच फेल्ड टू सेट अप ए पावर मूवमेंट इन द डेक्कन बिकॉज फ्रांसीसी दक्कन में यानी दक्षिण भारत में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे, क्योंकि? तो इनमें से आपको एक स्टेटमेंट देखना है जिस वजह से दक्षिण भारत में फ्रांसीसी सत्ता स्थापित करने में विफल रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन है डुप्ले एक सक्षम कमांडर नहीं था। तो डुप्ले जो है एक प्रमुख गवर्नर था फ्रांसीसियों का, जिसने दक्षिण भारत में पॉलिटिकल इंटरफेयर की पॉलिसी को स्टार्ट किया था। यानी जितनी भी यूरोपियन कंपनीज भारत में आई थी, उन यूरोपियन कंपनीज में से पहला व्यक्ति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्ले था, जिसने इंटरफेयर की पॉलिसी को स्टार्ट किया था। और सेकंड ऑप्शन है ब्रिटिश सेना मजबूत थी। थर्ड ऑप्शन है भारतीयों ने फ्रांसीसियों को नापसंद किया। फोर्थ ऑप्शन है पौंडीचेरी एक रणनीतिक केंद्र था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रिटिश आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि चाहे आपका डुप्ले है, गोडोवू है, लाली है, जितने भी फ्रांसीसी गवर्नर थे उनमें लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो काफी फेमस, काफी स्ट्रॉन्ग जो है साबित हुए थे अंग्रेज इनके खिलाफ। और आखिरकार जो है 1763 में वांडीवॉश के युद्ध में, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम बोलते हैं कर्नाटक बैटल ऑफ कर्नाटक वॉर थर्ड, उसमें अंतिम रूप से फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सेना जो है मजबूत थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो लिस्ट दी गई है, पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास, और सेकंड लिस्ट है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश, यानी कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित था? तो पौंडीचेरी जो है
वो फ्रांसीसियों से संबंधित थी। फ्रांसीसियों ने लंबे टाइम तक इसको अधिकार किया था, यानी जब 1955 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़कर गई थी तो पौंडीचेरी जो है भारत सरकार के हाथ में सौंप कर चली गई थी। लंबे टाइम तक फ्रांसीसियों का अधिकार रहा था। गोवा की बात करें तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1510 में अल्बुबर्ग के टाइम में, पुर्तगीज गवर्नर अल्बुबर्ग के टाइम में गोवा पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। और हम बात करें डचों की, तो डचों का अधिकार जो है वो हो गया था मद्रास पर, और ट्रावनकोर जो है डेनिश के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। इस वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण इनमें से कौन सा था? तो which was the following was the immediate cause of the first Carnatic War? तो फर्स्ट जो कर्नाटक वार था जो 1746 में स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं और प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1746 में हुई। और इसमें प्रमुख जो कारण था वो था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर जो कब्जा किया था, उसी कारण से जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो इन चारों ऑप्शंस में से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, कर्नाटक के उत्तराधिकार का मुद्दा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो है, इमीडिएट कॉज जो है वो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा, ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन? इनमें से कौन लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के सम्राट थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो रही है और उस समय भारत में अकबर मुगल शासक था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर तो 1605 तक का शासनकाल है अकबर का। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि उस समय मुगल शासक जो है वो अकबर था। ऐसे आगे बढ़ते हैं, पौंडीचेरी जिसे वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, उसके संबंध में इनमें से कौन से कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सही है, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली फ्रांसीसी दूसरी यूरोपियन शक्ति थी। और थर्ड ऑप्शन है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया। तो आंसर जो है हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही हैं। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर एक बार विजय प्राप्त की है, लेकिन उन्हें फ्रांसीसियों को ही सौंप दिया गया था। इस वजह से सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, लेकिन दूसरी यूरोपियन शक्ति जो है फ्रांसीसी थी, जिसने पौंडीचेरी पर अधिकार किया। और जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़कर गई थी 1955 में, उस दौरान पौंडीचेरी पर ही उनका अधिकार क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं, वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नेविगेटर था, प्रमुख पुर्तगाली नाविक था, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो वास्को डी गामा प्रमुख रूप से यूरोपियन मार्ग से होते हुए 1498 में भारत में आया था। अटलांटिक महासागर क्रॉस किया, पहुंचा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है और उस हिस्से को पार करके पहुंच गया मेडागास्कर, और मेडागास्कर से एक गुजराती व्यापारी की मदद से भारत के कालीकट में पहुंचने में सफल रहा वास्को डी गामा। इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कर्नाटक युद्धों में किसका संघर्ष हुआ था? तो 3 कर्नाटक जो युद्ध हुए हैं उसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है संघर्ष हुआ था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत जो है, वांडीवाश के युद्ध के अंतर्गत फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया ब्रिटिशर्स ने और उनको भारत में केवल व्यापार तक सीमित कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, द फर्स्ट डच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? प्रथम डच कारखाना इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो डच कारखाना सबसे पहला स्थापित किया गया था 1604-1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था।
इससे आगे बढ़ते हैं। इनमें से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इन चारों मुगल शासकों के शासनकाल में से किस मुगल शासक के टाइम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1611-12 ईस्वी में जो है जहांगीर के टाइम में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के टाइम में आए थे और कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था जहांगीर ने और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने, और उसी के शासनकाल में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती का अड्डा किसने बनाया? Who made Hooghly at the base for piracy in the Bay of Bengal? तो आपको पता ही है पुर्तगालियों ने हुगली पर जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की बंगाल में सबसे पहले, और हुगली जो एक बंदरगाह राजधानी थी, बंदरगाह नगर था, जिसकी वजह से जो है समुद्री जहाजों में माल भर कर जो है बंगाली खाड़ी से अरब सागर की तरफ लेकर आते थे और या फिर उसको डायरेक्ट जो है यूरोप की तरफ ले जाते थे। तो समुद्री डकैती का अड्डा बनाया था पुर्तगीज ने, सबसे पहले इनकी मोनोपोली थी उस हिस्से पर। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का, तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो है भारत में सबसे पहला था अल्मेडा। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, या फिर हमसे पूछा जाता फर्स्ट रियल गवर्नर, तो हम बोल सकते थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लेकिन यहाँ पर रियल वर्ड यूज नहीं हुआ, इस वजह से हम बोलेंगे अल्मेडा, जिसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन जो है दो लिस्ट से संबंधित है। फर्स्ट लिस्ट आपके सामने है, सेकंड लिस्ट आपके सामने है। फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कर्नाटक वार है, थर्ड कर्नाटक वार है, सेकंड कर्नाटक वार है, फर्स्ट मैसूर वार। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, और इनके रिजल्ट्स आपके सामने है, आपस में मैच करना है। तो फर्स्ट कर्नाटक वार जो है 1746 से जो संबंधित है वो खत्म हुआ था किस संधि के अंतर्गत? तो उसे हम बोल सकते हैं एक्सला-शैपेल की जो संधि थी उसके अंतर्गत जो है फर्स्ट कर्नाटक वॉर की समाप्ति हुई थी। थर्ड कर्नाटक वॉर जो है उसकी जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत, पेरिस की संधि के अंतर्गत तीसरा कर्नाटक वॉर समाप्त हुआ था। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है सेकंड कर्नाटक वॉर, तो ये अनिर्णित रहा था। सेकंड कर्नाटक वॉर अनिर्णित रहा था, इंडिसिसिव वॉर रहा था। और फर्स्ट मैसूर वॉर जो है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों को पराजित किया गया था हैदर अली के द्वारा, इस वजह से आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? तो सूरत में जहांगीर के टाइम में पहला कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था सूरत में। पेरिस की संधि 1763 का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम था थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, यानी थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार का परिणाम था पेरिस की संधि 1763 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वेलकम वास्को डी गामा इन कालीकट? यानी जब कालीकट में 1498 में 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो जमोरिन वहां का शासक था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द स्ट्राइप्स ऑफ
इंडियन किंग्स विद द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरीज। इनमें से पहला यूरोपीय कौन था जिसने प्रदेशों के अधिग्रहण के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के संघर्षों में भाग लेने की नीति को लागू किया था? यानी पहला यूरोपियन जिसने भारतीय पॉलिटिकल इंटरफेयर शुरू किया, भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति को शुरू किया था, तो वो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसने सबसे पहले कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में जो है चंदा साहिब का साथ दिया था और जिसका परिणाम जो है कर्नाटक वॉर के अंतर्गत शुरू हुआ था। इससे आगे है हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर्स डिफीटेड द पुर्तगीज एट द प्लेस कॉल्ड सौले। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने सौले नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था? तो थॉमस बेस्ट, ब्रिटिश सेनानायक थॉमस बेस्ट, जिसने 1612 ईस्वी में सूरत, एक जगह का नाम है जहां पर पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी, वहां पर पास में एक गांव है सौले, जहां पर इसने पुर्तगालियों को पराजित किया था थॉमस बेस्ट ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन आपके सामने है, वास्को डी गामा वाज रिसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर व्हेन ही रीच्ड कालीकट। यानी वही जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, इस वजह से कालीकट का शासक जमोरिन पहुंचने पर जो है कालीकट से इसने उसको प्राप्त किया था। दो लिस्ट आपके सामने है, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। दूसरी तरफ सेकंड लिस्ट है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। यानी ये चारों नेविगेटर जो है, नाविक जो है, किस किस देश से संबंधित थे? तो वास्को डी गामा आपको पता ही है पुर्तगाल से संबंधित था, ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन से संबंधित था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट हो गया। कैप्टन कुक जो है ब्रिटिश था, ब्रिटिशर था, इसलिए जो है सी का 4 हो जाएगा। और तस्मान जो है ये हॉलैंड से संबंधित था, नीदरलैंड से संबंधित था, इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका डी का 3 आंसर हो जाएगा, इस वजह से आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों ने समय समय पर भारतीय व्यापार में प्रवेश किया। तो भारतीय व्यापार में सबसे पहले प्रवेश किया था पुर्तगालियों ने 1498 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 में प्रवेश किया। डचों ने प्रवेश किया था 1602 में और अंग्रेजों ने प्रवेश किया था 1600 में। प्रवेश की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पर उनके कंपनी स्थापित होने की डेट। पुर्तगाली 1498 में, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसियों की 1664 में, डचों की 1602 में, अंग्रेजों की 1600 में। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर समय समय पर भारतीय व्यापार में प्रवेश किया, तो आपको देखना होगा अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार में प्रवेश किया 1611 में, डचों ने भारतीय व्यापार में प्रवेश किया 1604 में, और फ्रांसीसियों ने 1664 में, पुर्तगालियों ने 1498 में। इसलिए 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3। सबसे पहले पुर्तगाली आ जाएंगे, क्योंकि अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों की स्थापना का वर्ष, तो फिर जो है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी हो जाएंगे। लेकिन पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापार में प्रवेश, तो फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच हो जाएंगे। यहां पर ये डिफरेंस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान की पहचान करें जहां से यूरोपियों ने सबसे अच्छा नमक और अफीम प्राप्त किया था। आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम वेयर द यूरोपियंस ऑब्टेन्ड द बेस्ट साल्ट एंड ओपियम। तो अफीम और नमक सबसे पहले अच्छा प्राप्त किया था बिहार में। इससे आगे बढ़ते हैं, वेयर अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द फ्रेंच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया? फ्रांसीसियों ने, तो फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की, और डचों ने पहली फैक्ट्री जो है मुछलेपट्टनम में स्थापित की, और डेन जो डेनमार्क से आए थे उनके लिए श्रीरामपुर प्रमुख जगह है। इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा
सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा कथन भारत में यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश के कथन में सही नहीं है? जब भी नहीं शब्द आ जाए तो उसको सर्कल कर लो, क्योंकि नहीं जो है इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था अल्बुबर्ग के टाइम में, ना कि 1499 में। 1498 में इससे एक साल पहले तो वास्को डी गामा भारत में आया था, पहली बार भारत में आने वाला पहला यूरोपियन था। और 1501 में वास्को डी गामा फिर से भारत में आया था 3 साल के बाद में, और उसी दौरान जो है कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है, अल्मोड़ा गवर्नर बनता है, फिर अल्बुबर्ग आता है, और अल्बुबर्ग के टाइम में जो है गोवा पर अधिकार हो जाता है पुर्तगालियों का। इनमें से पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित की और 1510 में गोवा पर अधिकार किया, इसलिए फर्स्ट आंसर जो है सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन को देख लिया, इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम, तो ये सही है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। ओवरऑल पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की, लेकिन दक्षिण भारत ने मछलीपट्टनम में स्थापित की। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी सेटअप देयर फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633, ये भी ठीक है। द फ्रेंच लेड बाय डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास इन 1746, ये भी ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर जो है वो है अल्फांसो डी अल्बुबर्ग। अल्फांसो डी अल्बुबर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनीज वाज द फर्स्ट टू सेट अप इन सूरत? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो है अपनी सूरत में स्थापित की थी, बाद में फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित की है, लेकिन पहले पूछा है इस वजह से आंसर हो जाएगा इंग्लिश। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, भारत का कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश शासन अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आज भी फेमस है बिहार अफीम उत्पादन के लिए। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले किसने संयुक्त स्टॉक कंपनी की शुरुआत की थी, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया तो स्थापित किया था डचों ने 20 मार्च 1602। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में सबसे पहला स्टॉक मार्केट जो है आजकल की जो नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो, इस वजह से कमोडिटी मार्केट की शुरुआत की गई थी एक ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत डचों के द्वारा 1602 में 20 मार्च 1602 को।